चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। कोड को क्लीन और मॉड्यूलर बनाना है तो पाइथन फंक्शंस को समझना एकदम जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी टॉपिक की गहराई में जाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एक ही कोड को बार बार लिखना कितना फ्रस्ट्रेटिंग और मेसी हो सकता है। यहीं पर फंक्शंस एक सेवियर की तरह काम करते हैं। इन्हें बस रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ लीजिए, जो उस बोरिंग रिपीटेटिव काम को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक बहुत ही फेमस रूल है ड्राई, यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ। इसका सीधा सा फंडा है, लॉजिक को बस एक बार अच्छे से डिजाइन करके लिखिए और फिर उसे जितनी बार चाहें बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। असल में फंक्शंस इसी कमाल के कॉन्सेप्ट पर टिके हुए हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिर पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद कंप्यूटेड रिजल्ट्स को रिटर्न करना, फिर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और आखिर में ग्लोबल बनाम लोकल स्कोप। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब एक यूजर डिफाइंड फंक्शन आखिर होता क्या है? देखिए, ये पाइथन के उन रेडीमेड या बिल्ट इन टूल से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा ब्लॉक जिसे किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल कस्टम बिल्ड किया जाता है, मतलब एकदम अपनी ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया गया लॉजिक। इसका सिंटैक्स भी बहुत सीधा साधा है। बस डेफ कीवर्ड लिखिए, फंक्शन को कोई बढ़िया सा नाम दीजिए, पैरेंथेसिस लगाइए और फिर उसके ठीक नीचे अपना मेन कोड इंडेंट करके लिख दीजिए। बस यही वो बुनियाद है जिस पर सारे कस्टम फंक्शंस खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स एक नहीं है। पैरामीटर्स को खाली पार्किंग स्पेस की तरह मान के चलिए, जो बस अपनी जगह रिजर्व करके रखते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स वो असल गाड़ियां हैं जो फंक्शन को कॉल करते वक्त उन पार्किंग स्पेसेस में आके खड़ी होती हैं। है ना सिंपल? जैसे शेल्फ पर रखे हुए अलग अलग जार्स एकदम साफ और ऑर्गेनाइज्ड दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही फंक्शंस भी एक साथ कई इनपुट्स ले सकते हैं। इन्हें बस एक कॉमा लगाकर अलग करना होता है। इस तरीके से डेटा एकदम सॉर्टेड रहता है। अब ये इनपुट्स पास कैसे किए जाएं? इसके 2 मेन तरीके हैं। पहले हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जहां ऑर्डर का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना पड़ता है, मतलब पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर के लिए। लेकिन दूसरे हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इनमें साफ साफ नाम बता दिया जाता है, तो ऑर्डर ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच कहें तो इससे कोड पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी एक कमाल की चीज़ हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट देते हैं। अगर कोई आर्ग्यूमेंट पास करना भूल जाए तो फंक्शन क्रैश होने के बजाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का इस्तेमाल कर लेता है। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, इन्हें हमेशा नॉन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बाद ही लिखना होता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कंप्यूटेड रिजल्ट्स को रिटर्न करना। इनपुट तो दे दिया, पर आउटपुट कैसे मिलेगा? यहीं काम आता है रिटर्न स्टेटमेंट। इसे हमारी मशीन के एग्जॉस्ट वाल्व की तरह समझे। जो भी फाइनल कैलकुलेशन हुई है, ये उसे वापस भेज देता है, ताकि उस रिजल्ट को सेव किया जा सके या प्रोग्राम में आगे कहीं और यूज किया जा सके। और पाइथन की एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक यहाँ देखने को मिलती है। ये एक ही बार में कई सारी वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। ये सारी वैल्यूज एक टपल के रूप में अच्छे से पैक होकर आती हैं, जिन्हें बाद में बहुत ही आराम से अलग अलग वेरिएबल्स में अनपैक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। अगर किसी फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो पाइथन अपने आप नन रिटर्न कर देता है। इसलिए अगर कैलकुलेट किए गए डेटा की सच में आगे जरूरत है, तो रिटर्न लिखना कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना बाद में बग्स ढूंढते ढूंढते पसीने छूट सकते हैं। मूविंग ऑन, सेक्शन 4, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। बिहाइंड द सीन पाइथन कैसे काम करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। वो बस आंख बंद करके कोड को ऊपर से नीचे रीड नहीं करता। पाइथन का बिहेवियर जंप एंड रिटर्न वाला होता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि फंक्शन को कॉल कहाँ किया गया है। इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले पाइथन कोड को ऊपर से नीचे स्कैन करता है, फिर वो फंक्शन की डेफिनेशन को बस रजिस्टर कर लेता है, उसे रन नहीं करता। रन वो तभी करता है जब उसे स्पेसिफिकली कॉल किया जाए। तभी वो फंक्शन की बॉडी पर जंप करता है, अपना काम निपटाता है और फिर वापस उसी जगह आ जाता है जहां से उसे बुलाया गया था। और अब हमारा आखिरी टॉपिक, सेक्शन 5, ग्लोबल बनाम लोकल स्कोप। इसे ऐसे इमेजिन करें, ग्लोबल वेरिएबल्स एक खुले लैंडस्केप की तरह हैं, जो पूरे कोड में कहीं से भी देखे जा सकते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ लोकल वेरिएबल्स एक बंद कमरे की तरह होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन वाले कमरे के अंदर ही मौजूद रहते हैं, बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। पाइथन सबसे पहले वेरिएबल्स को लोकली चेक करता है। ग्लोबल वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ रीड ओनली होते हैं, और हाँ, जैसे ही फंक्शन का काम खत्म होता है, लोकल वेरिएबल्स की छुट्टी हो जाती है, वो बस टेम्पररी होते हैं। वैसे एक प्रो टिप, ग्लोबल वेरिएबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर डेटा को पास करना ही है तो आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। ग्लोबल वेरिएबल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने से कोड को टेस्ट और डिबग करना एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। तो आज जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे गए हैं, उन्हें एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। डेफ का सही यूज़, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स का फ़र्क, डिफ़ॉल्ट्स का स्मार्टली इस्तेमाल, रिजल्ट्स को रिटर्न करना, एग्जीक्यूशन का फ्लो समझना और वेरिएबल्स को लोकल रखना। बस यही वो चीज़ें हैं जो कोड को एकदम क्लीन और पावरफुल बनाती हैं। तो आखिर में छोड़कर जाते हैं एक सवाल के साथ। आज जो ये पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हमने इस एक्सप्लेनर में समझे हैं, इनका इस्तेमाल करके पुराने मेसी प्रोजेक्ट्स को कैसे रीफैक्टर किया जाएगा? सोचिए, क्योंकि यही वो स्टेप है जो कोड क्वालिटी को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है।